आप सुन रहे हैं कहानी जादू की लकड़ी भाग 4। दूसरे दिन मेरी नींद आदत के अनुसार 3 बजे ही खुल गई। ये वही समय था जब हम जंगल में जाग जाया करते थे। वैसे वहाँ घड़ी नहीं थी, लेकिन जब हम जागते थे तो घना अंधेरा रहता था और हमारे नदी में जाकर एक्सरसाइज करके, योग करके, नहाकर, फल तोड़ने, पानी भरने तक अंधेरा ही रहता था। वापस आते आते सूर्य की किरणें निकलनी शुरू होती थी, तो शायद यही वो समय रहा होगा जब हम जाग जाते थे। लेकिन अब यहाँ 3 बजे उठकर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ साथ टॉमी भी उठ चुका था। मैं उसे लेकर घर से बाहर निकल गया और पास ही के एक मैदान में चला गया। वहाँ वो यूनिवर्सिटी का मैदान था जो बहुत बड़ा था और अधिकतर लोग यहाँ दौड़ने आते थे। साथ ही बहुत से लोग यहाँ फुटबॉल या क्रिकेट खेला करते थे। मैं वहाँ जाकर दौड़ने लगा। टॉमी भी मेरे साथ दौड़ रहा था। असल में हम दोनों खेल ही रहे थे। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं इधर उधर दौड़ रहा था। बहुत देर तक हम ऐसे ही दौड़ते रहे, लेकिन सूर्य अभी भी नहीं निकला। मैंने लगे हाथ योगासन किया, एक्सरसाइज भी कर ली जो बाबा जी ने मुझे सिखाए थे। तब तक सूर्य नहीं निकला था, तो मैं मैदान के किनारे हरे घास पर बैठ गया, ध्यान करने लगा। बाबा जी ने मुझे रोज 2 घंटे ध्यान करने को कहा था, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम। इसके बाद जब भी समय मिले, न जाने कितनी देर तक बैठा रहा। मेरा ध्यान खुला कुछ लोगों की आवाज से, उठ साले क्या साधु बना बैठा है। जब मैंने आँख खोली तो सामने वही लड़का था जिसे मैंने मारा था और उसके साथ उसका पूरा गैंग था। सभी के हाथों में कुछ ना कुछ था। मैंने उसे बड़े ही आराम से देखा। लूजर, कल तो तू रश्मि के पीछे छिप गया था, लेकिन आज तू नहीं बचेगा, वो गुर्राया। लेकिन इससे अच्छा तो मेरा टॉमी गुर्राता है। मैं हंस पड़ा और धीरे से हंसते हुए खड़ा हुआ। बहुत देर तक पद्मासन लगाकर बैठने के कारण मेरे पैर थोड़ा सुन्न हो गया था। मैं आराम से उठा। मैं अभी भी हंस रहा था। साले अपने को बहुत बड़ा शाना समझता है तू, मारो इसे। मेरे उठते ही मोटा चिल्लाया और उसके बाजू में खड़ा दूसरा लड़का अपने हाथों में पकड़े हुए बैट को घुमाया। मैं अभी भी ध्यान से उठा था। जो लोग गहरे ध्यान में जाना जानते हैं वो समझ पाएंगे कि ये 1 आध घंटे गहरे ध्यान में उठने के बाद क्या स्थिति होती है। सब कुछ बहुत ही शांत मालूम पड़ता है, जैसे समय रुक सा गया हो। हर चीज स्पष्ट दिखाई और सुनाई देती है, लेकिन दिल में कोई भी भाव नहीं आता। सब कुछ बस शांत रहता है। मुझे बल्ला अपनी ओर आता दिखा। मैं बैठ गया और बल्ला मेरे सर के ऊपर से थोड़ी दूर से गुजर गया। बैठते ही मेरा हाथ घूमा और सीधे उस लड़के के पेट से ऊपर पसलियों में जा लगा। मेरी मुट्ठी का एंगल ऐसा था कि पसली उंगलियों के जोड़ों से टकराई। ऐसा लगा जैसे वो थोड़ा अंदर तक भेद गई। आह, एक कर्णभेदी और दर्दनाक चीख निकली। लड़का बौखला गया और आंखें बाहर को आने को हो गई और हाथों से बल्ला छूट गया। उसकी इस हालत और मेरे इस एक्शन को देखकर सभी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ही जम से गए। साले ये क्या किया। मोटे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने आखिर ये क्या किया, लेकिन असल में मैंने कुछ भी नहीं किया था। जो मुझे सही लगा बस वही किया। वो सभी मक्खियों जैसे मुझ पर टूट पड़े। अब मेरे लिए मुश्किल होने लगी। मैंने अपने घुटने को सीधे मोटे के पेट में दे मारा, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं तुरंत ही नीचे बैठ और कोहनी से उसकी जांघों के बीच में वार कर दिया। इस बार मोटे को अपनी माँ याद आ गई और वो जमीन में बैठ गया। मुझे मजा आ रहा था, लेकिन लड़कों की संख्या ज्यादा ही थी और सभी एक साथ मुझ पर टूट पड़े थे। मैं वहां से भागा। वो लोग मेरे पीछे दौड़े। टॉमी, मैंने चिल्लाया और वो भी मेरे साथ दौड़ने लगा। थोड़ी देर में मैं रुक जाता और 1-2 लोगों को घायल करता और फिर दौड़ जाता। वो लोग थकने लगे थे, घायल थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मेरे पीछे दौड़ रहे थे। तभी मैंने उनके पीछे टॉमी को छोड़ दिया। वो लोग अब डर के दौड़ रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही वो मुझसे दूर हुए, मैंने टॉमी को अपने पास बुला लिया और खुद थोड़ा आराम कर फिर से दौड़ने लगा। वो फिर से मेरे पीछे थे, लेकिन मैं जानता था कि इतना दौड़ने के बाद भी उनकी हालत खराब हो गई होगी और उन्हें अब टॉमी से भी डर लग रहा था। मैं दौड़ता हुआ यूनिवर्सिटी के पीछे वाले हिस्से में आ गया जो सुनसान सा था। वहां आकर मैं रुक गया। मैं पीछे पलटा। अब मैं यहाँ तुम लोगों को अच्छे से मारूंगा। मेरी बात सुनकर सबकी हालत खराब हो गई। ऐसे भी जब वो मुझे मारने आए थे तो कोई 15-20 लोग थे, जो कि अब 10-15 ही बचे थे। वो भी दौड़ने के कारण हाफ रहे थे, तो कोई चोट खाया हुआ था। साले अपने को बहुत बड़ा 30 मार्का समझता है। मोटा ऐसे हाफ रहा था जैसे अभी गिरकर मर जाएगा, लेकिन जीवन में साला कभी इतना नहीं दौड़ा होगा। वो इतना बोलकर वहीं बैठ गया। क्या हुआ बे मोटे, तू तो अभी से मर गया। मैं उसकी हालत देखकर जोरों से हंसने लगा। भाई ये बहुत कमीना है, दौड़ा दौड़ा कर ही मार डालेगा। साले ने कुत्ता भी छोड़ दिया हमारे ऊपर। छोड़ो ना भाई इसे, हम चलते हैं। आज तो क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। उसके ग्रुप में एक लड़का बोल पड़ा। मोटे ने उसे अजीब निगाहों से देखा, फिर मुझे देखा। मुझे उसके चेहरे को देखकर हंसी आ रही थी। मोटा, काला, थुलथुला, पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे अभी रो देगा।
मैं तुझे देख लूंगा साले, वो आपते हुए मुझे बोला। टॉमी अटैक, मैं चिल्लाया। टॉमी गुर्राया ही था कि नहीं नहीं भाई माफ कर दो, अब और नहीं। मोटा बैठे बैठे हाथ जोड़कर जैसे लेट ही गया था। अब और नहीं दौड़ सकता, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं जोरों से हंस पड़ा और हंसते हंसते पेट को पकड़ लिया। मोटे, अब मुझसे पंगा नहीं लेना। मैं वहां से जाना लगा था कि अचानक तेरी धड़ाक मेरे सर पर कोई चीज जोर से टकराई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे सर पर स्टंप दे मारा हो। मेरे सर से खून बह रहा और सर झन्ना गया था। मुझे चक्कर सा आ रहा था और वो लोग जो अभी हार कर बैठे थे मानो नए उत्साह से झूम उठे। सभी ने अपना अपना हथियार संभाला और मेरे ऊपर टूट पड़े, कोई बल्ले से तो कोई स्टंप से। जहां चाहे वहां मुझे मार रहा था। टॉमी मुझे बचाने को कूदा लेकिन सबने डंडा घुमा दिया था। टॉमी को बुरी तरह से मारने लगे थे। मैं संभल ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक से एक आवाज आई, छोड़ो इसे। सभी ने आवाज की तरफ देखा लेकिन उसे इग्नोर कर दिया और धड़ाक धड़ाक मेरा तो सर घूम रहा था। कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस कुछ लोग दिखे जो इन लोगों को मार कर वहां से भगा रहे थे। मेरी आंखें बंद होने वाली थी कि फिर से आवाज आई, इसे उठाओ और मेरे रूम में ले आओ। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ लोग वहां से उठाकर कहीं ले गए। जिसने उन लोगों से मुझे बचाया था उसका चेहरा बहुत ही जाना पहचाना सा लगा। हाँ, स्पष्ट नहीं देख पा रहा था लेकिन फिर भी आवाज मेरे दिमाग में उसका नाम आया। तुम पागल हो गया? जो उनसे भिड़ने चले गए, वो भी ऐसी सुनसान से इलाके में। एक छोटे इंडोर स्टेडियम की एक सीढ़ी में बैठे हुए काजल मैडम मेरे सर की चोट पर मरहम पट्टी कर रही थी। वहीं कुछ लड़के टॉमी के घाव में मरहम लगा रहे थे। वो बेहद ही चिंता में लग रही थी। मैं कहीं नहीं गया था, वो लोग मेरे पास आए थे मुझसे भिड़ने। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, खतरों से भिड़ने का बहुत शौक है तुम्हें। उसकी बात से मैं मुस्कुरा पड़ा। मैं घर आया तो मम्मी से ढेर सारी डांट खाई। वो अपने प्यार के कारण मुझे डांट रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी भारी चीज से टकरा गया था। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। आज रश्मि मुझे लेने घर आई और घर से निकलते ही मुझ पर बरस पड़ी। तुम आंटी से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। सच सच बताओ, उस मोटे ने तुम्हें मारा है ना? मैं स्कूटी में पीछे बैठा हुआ था और जोरों से हंस पड़ा। अरे वो मोटा मुझे क्या मारेगा, मैंने उसे धोया था। तुम जंगल से क्या आए हो, पागल हो गए हो? तुम्हें जरूरत ही क्या थी उससे लड़ने की? सॉरी बोलकर निकल जाते। रश्मि चिंतित थी। मैं हमेशा से तो यही करता आया हूँ, अब और नहीं। स्कूल में मुझे और मोटे को काजल मैडम ने स्टाफ रूम में बुलाया था। तुम्हारे जो भी गिले शिकवे हैं वो यहीं बुला दो और हाथ मिला लो। हमारे स्कूल के बच्चे आवारा जैसे लड़ते रहे, ये बात अगर प्रिंसिपल को पता चल गई तो तुम दोनों की खैर नहीं। मोटे ने एक बार मुझे देखा, मैंने उसे आंख मार दी। वो कुछ बोला नहीं। मैडम, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसने फिर से मुझे अपने लफंगे दोस्तों के साथ घेरा, अभी तो कम मारा है, अगली बार निंजा टेक्निक से बहुत मारूंगा। मेरी बात सुनकर मैडम हल्के से मुस्कुराई, फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए मुझे डांटने लगी। चुप करो, तुम्हें निंजा टेक्निक आती है तो क्या तुम किसी को भी मारते फिरोगे? और तुम एक आदमी को मारने के लिए 20-20 लोगों को लेके आते हो? मैडम की बात सुनकर मोटे ने बड़े ही अजीब निगाहों से मुझे देखा। तूने कब निंजा टेक्निक सीख ली? वो आश्चर्य से बोला। मैंने बस उसे आंख मार दिया। चलो बहुत हुआ, हाथ मिलाओ और फिर मत लड़ना। हम दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। मोटा वहां से जा चुका था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, जब तक के लिए धन्यवाद।